पाकिस्तान में अगर कोई जदीद मुआशी पॉलिसी है और अगर कोई जदीद इक्तसादी मंसूबा है तो वो उनके विजन और उनकी हुकूमत मरहून मिन्नत है। मैं दावत दूंगा उस कायद को कि जिसने मुस्लिम लीग नून को एक ड्राइंग रूम की जमात से लेकर गवादर से लेकर गिलगित तक और कराची से लेकर पेशावर तक और कश्मीर की वादियों तक एक अवामी कुव्वत के अंदर तब्दील कर दिया। और मैं दावत दूंगा उस कायद को कि जो इस मुल्क में आईनी और जमहूरी जिद्दोजहद की भी अलामत है, जिसने आमरीत का भी मुकाबला किया, जिसने इस मुल्क में एक नए जमहूरी निज़ाम की तश्कील नौ के लिए सियासी जमातों में इत्तफाक राय पैदा किया, जिसने मिसाक जमहूरियत जैसे ज़ाब्ते पर दस्तखत किए। हमें फ़ख्र है कि हमें एक ऐसे कायद की क़ियादत में काम करने का मौका मिला और अपने सियासी नज़रियात को पुख्ता करने का मौका मिला। अब मैं दावत दूंगा कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ को कि वो मरकजी मजलिस आमला से खिताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मोहतरम हसन इकबाल साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मुअज़्ज़िज़ मेंबरान सेंट्रल वर्किंग कमेटी, मैंने पहले भी आपको सबको सलाम किया था, दोबारा अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी हो रही है आप सबको यहाँ पे देखकर। एक एक चेहरा माशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून का एक सतून है और बड़े अरसे बाद इतने प्रोमिनेंट चेहरे मैंने एक साथ बैठे देखे हैं। गो हमारी मुलाकातें इंतखाबात में पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में हुई हैं, लेकिन एक साथ इतने लीडरशिप हमारी क़यादत इकट्ठी नहीं बैठी। मुख्तलिफ बैचेस में ज़रूर आए हैं लेकिन एक साथ नहीं। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और पूरे पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप यहाँ पे मौजूद है, जिसमें चारों सूबे भी हैं, जिसमें इस्लामाबाद भी है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान भी है, जिसमें आज़ाद कश्मीर भी है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हर सूबे की क़यादत माशाल्लाह यहाँ पे मौजूद है। तो मैं यही देख के बहुत खुश हो रहा था कि आज बड़े अरसे के बाद हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। बहुत अरसा जुदा भी रहे, मैं कहीं था, आप कहीं थे, कोई कहीं था, कोई जेल में था, कोई नज़रबंद था, कोई मुल्क से बाहर था, कोई मुल्क के अंदर रह के बहुत बुरे हालात फेस कर रहा था। किसी के बेटे को गिरफ़्तार किया जा रहा था, किसी की बेटी को गिरफ़्तार किया जा रहा था, किसी के भाई को गिरफ़्तार किया जा रहा था और बड़े बड़े संगीन झूठे मुकदमात में गिरफ़्तार किया जा रहा था। ये आंखों देखा वाक़या है और यहाँ सब बैठे हैं जिन्होंने वो मुकदमात भुगते हैं और उन सब पे मुझे बड़ा नाज है। मैं उन सब लोगों को दिल की गहराइयों से बड़ा प्यार भरा उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि आप मुस्लिम लीग नून के बेहतरीन साथी हैं, बेहतरीन लोग हैं और आप उस
भट्टी से निकले हुए सच्चे और खरे आप अपना सोना है, तो सोने में, बल्कि सोने में तोलने के लायक हैं कि जिन्होंने कभी भी नहीं छोड़ना, ये सोचा कि हम अपना जो है वो ठीक है, जेलें भुगत रहे हैं, मुकदमे भुगत रहे हैं, ऐसे मुकदमे भी भुगत रहे हैं जिसकी सज़ा खुदा ना खास्ता सज़ाए मौत हो सकती है, लेकिन उन्होंने बड़ी बुर्दबारी के साथ, बहादुरी के साथ और जुर्रत के साथ हालात का मुकाबला किया और फिर उनके केसेस झूठे साबित हुए और फिर आज देखें वही जेलों में डाले गए लोग, हमारे भाई, हमारे बेटे बेटियां, हमारे पार्टी के कारकुन, पार्टी के लीडर्स जो बहुत मुश्किल हालात में वक्त गुजार रहे थे, आज माशाल्लाह दोबारा असेंबली में आके बैठे। तो हमारा कोई वज़ीर आज़म है, कोई वज़ीर आला है, कोई स्पीकर है, कोई वज़ीर है और कोई अपना मशीर है और कोई जो है वो पार्टी के मुख्तलिफ ओहदों पे है, गवर्नमेंट के मुख्तलिफ ओहदों पे है। अल्लाह ताला ने बहुत फिर मेहरबानी की और सुरखरू किया आप सबको। झूठे मुकदमात एक्सपोज हुए और फिर ये तो सब कुछ हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दुख एक बात का बहुत है। अभी यहाँ पे बात हुई 1990 से बात शुरू की शहबाज शरीफ साहब ने, और 1990 का एक ऐसा दौर था जब हमारी गवर्नमेंट पहली दफ़ा मरकज़ में बनी, मुस्लिम लीग नून। तो उसमें जो हमने एक एजेंडा बना के मुल्क की तरक्की का जो काम शुरू किया, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में कोई उसकी मिसाल नहीं मिलती। और मुझे ये बताया जाए, मुझे ज़रा समझाया जाए क्या वजह थी कि 1993 में, मार्च 1993 में शायद या उससे पहले एक आध महीने का फ़र्क होगा, हमारी हुकूमत का क्यों तख्ता उलट दिया गया। ये मैं पूछना चाहता हूँ, वजह क्या थी, उसकी वजह। एक सबसे पहले मैं 1990 से शुरू हो रहा हूँ, अभी तो उससे पहले तो मैं चीफ मिनिस्टर था पंजाब का, लेकिन जानना चाहता हूँ, मुझे आज तक उसकी वजह समझ नहीं आई और मैं उन लोगों के नाम भी नहीं लेना चाहता जो इस साजिश में जो पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। अगर वो मोमेंटम जारी रहता आज तक, आप यकीन करें हम दुनिया के अंदर एक पावर बन चुके होते। इस एशिया में तो हम यकीनन अल्लाह के फजलो करम से नंबर 2 या नंबर 3 पर होते और दुनिया में भी एक मकाम हासिल कर चुके होते। मैं बिल्कुल वसूख के साथ ये बात कह रहा हूं। इतना बेहतरीन हमारा मुल्क टेक ऑफ कर चुका था और मोटरवेज उस जमाने में बननी शुरू हो गई। उस जमाने में बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स लगने शुरू हो गए जिसकी कोई तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और उस वक्त ये भी कहा जाता था और बड़े बड़े लोग कहते थे और जिन्होंने मुझे निकाला वो भी कहते थे कि भाई ये मोटरवेज के ऊपर क्यों पैसा लगा रहा है नवाज शरीफ, ये क्या क्या मंसूबी, तो पैसा जाया कर रहा है। आज उन मोटरवेज की अफादियत का पूरी कौम को इल्म है। सब जानते हैं कि मोटरवेज ने पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर कितना कंट्रीब्यूट किया है। ये बात बहुत, मैं उन लोगों के नाम नहीं लेता, मैं पहले भी कह चुका हूं, लेकिन ये बात उन्होंने की और फिर इतना इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी बढ़ती जा रही थी, इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ तेजी के साथ हो रही थी और आप उसमें से कई लोग विटनेस हैं। मेरी काबीना के मेंबर थे उस जमाने में कई लोग, और आप में से बहुत सारे लोग वजीर थे, मशीर थे, तो आप सब लोगों को पता है इस बात का। उसके बाद फिर वो तलवार पाकिस्तान पे चली, फिर उसके बाद फिर मैं ऑपोजिशन में आए, हम जो मुश्किलें काटी देखी वो आप सब जानते हैं। 1997 में अल्लाह ने फिर मौका दिया, फिर हमने जो है ना वो उसी स्पीड के साथ फिर आगे बढ़ना शुरू किया और उसमें एक और चीज़ का इजाफा किया।
हमने सिर्फ अपनी मईशत या इकोनॉमी में किरदार अदा नहीं किया, सिर्फ हमने डिफेंस में भी पूरा जो है वो हिस्सा डाला और अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। और उसके बाद हमने अपनी जो दूसरे हमारे प्रोग्राम हैं हमारे मुल्क के अंदर, उनको भी हमने आगे परवान चढ़ाया। शहबाज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि शहबाज साहब ने भी एटमी कुव्वत जब हम बन रहे थे तो उस वक्त प्रेसिडेंट क्लिंटन के साथ जो मेरी गुफ्तगू हो रही थी उसका हवाला देते हुए कहा जी कि पाकिस्तान को $5 बिलियन ऑफर किए गए। ये सही बात है। और उस जमाने के $5 बिलियन, आज के नहीं, उस जमाने के 1998 के $5 बिलियन एक बहुत बड़ी रकम होती थी। तो वो ऑफर किया जी कि हम आपको ये देते हैं, आप एटमी धमाके ना करें। तो हमने, मेरा ख्याल है कि आप में से कोई एक बंदा भी नहीं होगा इस पूरे हॉल में, मेरा ख्याल 147 लोग बैठे हुए हैं, तो उनमें से मेरा ख्याल है कि 147 ही कहेंगे कि हमने वो $5 बिलियन ना वसूल करके हमने और एटमी धमाके करके सही फैसले कबूल दिया। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा निकला कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया और प्राइम मिनिस्टर को एक हाईजैकर जो है ना वो बना दिया। मैं सुबह प्राइम मिनिस्टर था, रात को हाईजैकर था, और उसके बाद ये जाली मुकदमे भुगते। आप जानते हैं 27 साल की सज़ा मुझे सुनाई गई कराची कोर्ट से, और उस सज़ा को सजाए मौत में तब्दील करने के लिए हाई कोर्ट कराची में मेरा मुकदमा जो है हुकूमत ने दायर किया। एक वो वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाता है, जो रिश्वत नहीं कबूल करता $5 अरब की, और कहता नहीं हम अपनी इज्जत का सौदा नहीं करते, हम ऐसी कौम नहीं है जो अपनी गैरत का सौदा करें, हम ज़रूर एटमी धमाके करेंगे, हमने किए। तो उस प्राइम मिनिस्टर को जेलों में डाला गया, उस प्राइम मिनिस्टर को सजाए मौत देने की कोशिश की गई। उस प्राइम मिनिस्टर को कुछ और भी बना तो 7 साल के लिए मुल्क बदल कर दिया। शहबाज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जो कुलसूम नवाज का जिक्र किया उन्होंने, और उस जमाने में कुलसूम नवाज की जद्दोजहद तो माशाल्लाह एक मिसाली जद्दोजहद थी। अल्लाह ताला उनको अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। तो मैं समझता हूं जी कि ये मैं आपको बतदरीज बता रहा हूं कि होता क्या है। हमारी 70 साल तारीख इन वाकयात से भरी पड़ी है, और बहुत सारे उसमें उस दौर में वाकयात हुए, लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता। लेकिन उसके बाद फिर जलावतनी हुई, हम वापस आए, 2013 में फिर हमारी हुकूमत आई, और हमने आके क्या किया? 2013 में आकर सबसे पहले हुकूमत संभालने के बाद नवाज शरीफ कहाँ जाता है? नवाज शरीफ जाता है बनी गाला। किसको मिलने के लिए? इमरान खान को, जो 35 पंक्चर की रट लगा रहे थे, 35 पंक्चर की रेट लगा रहे थे उनके पास कि इमरान खान साहब, इलेक्शन तो आगे फजल करम से हम जीत गए हैं और आप ऑपोजिशन लीडर हैं, तो हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालें और आप भी एक मुस्बत किरदार अदा करें। ये 35 पंक्चर वाली बात दुरुस्त नहीं है, और इससे आप बाहर निकलें। और मैं अपना चाहता हूं कि आप हाथों में हाथ डाल के हम दूसरे के पाकिस्तान की खिदमत करें। तो मेरे सामने ये सब लोग बैठे हुए थे। वहाँ पे कौन कौन बैठे हुए थे? ये जहांगीर तरीन साहब भी वहाँ बैठे हुए थे, और फिर उनके सरकर्दा लीडर्स भी वहाँ बैठे हुए थे। सब इरफान साहब अपना हाथ हिलाए, आप भी बैठे हुए थे, झगड़ा साहब आप भी बैठे हुए थे, और चौधरी निसार अली खान साहब भी बैठे हुए थे। ये सब लोग बैठे हुए थे। तो मैं अपना उनसे कहा, उन्होंने कहा जी अच्छा जी बिल्कुल हम करेंगे, हम तैयार हैं। और उठने लगे तो मुझे उन्होंने कहा जनाब हमारी ये बनी गाला की सड़क बना दें आप।
वो मैंने 15 दिन में बनी गाला की सड़क बना दी। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो हकायक है, सच कहता हूँ क्योंकि झूठ की नहीं आदत मुझे। तो मैं वो बना दी हमने। उसके बाद मुझे नहीं पता लगा कि क्या हुआ। लंदन चले गए मोहतरम इमरान खान साहब, लंदन फिर अपना चौधरी परवेज लाई साहब भी पहुंच गए, लंदन में मौलाना ताहिर कादरी साहब भी पहुंच गए, लंदन में जनरल जहीरुल इस्लाम साहब भी पहुंच गए। और फिर वहां पर उन्होंने बैठ के तो वो जाल बुना साजिश का, और उसके बाद पर आके धरनों को शुरू कर दिया पाकिस्तान। मैंने कहा मैं तो यार चंद दिन पहले मैं इनको मिल के आया हूँ, आज धरने इन्होंने शुरू कर दिए, क्यों? कुछ समझ नहीं आई। कहां से उनको इशारा मिला, क्या मिला, कैसे मिला, क्या हुआ? बताओ तो यार, हमें पहले कम से कम बता तो दो। ये तो कम से कम इतना तो ख्याल करो कि नवाज शरीफ हमारे पास आया था, चले हमारा कम से कम और इखलाकी फर्ज बनता है कि हम नवाज शरीफ को जाके मिले और कहें कि आप आए थे, हमें ये एतराज है, हमें इन चीज़ों के ऊपर जो है वो आपके साथ इख्तलाफ है, हम धरने शुरू करने लगे। भाई मैं उधर आया हूँ तो ये आप मेरे कमर में खंजर घूम रहे हैं कि वहाँ मुझे कह रहे हैं कि जी बिल्कुल हम करेंगे, ताउन करेंगे, और यहाँ आप पे जो है ना वो इस्लामाबाद में डी चौक के अंदर अपना धरने शुरू कर दिए और आपने मार्च शुरू कर दिया है। और मुझे याद है मेरी काबीना के कुछ मेंबर बैठे हुए थे, मैंने कहा था कि इनको मत छेड़ना, क्योंकि एक जगह से ये दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे थे, तो कईयों का ख्याल था नहीं इन पे अपना जो है ना वो लाठी चार्ज होना चाहिए। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, ये लाठी चार्ज के बगैर ही काम ठीक हो जाएगा। तो आपने देखा कि वो लाठी चार्ज के बगैर काम ठीक हो गया, क्योंकि उसके बाद वो धरने कोई 200, 300, 400 से ज़्यादा नहीं होते थे, वो एक वक्त आ गया था। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये धरनों के बाद चले, वो भी एक वक्त गुजर गया, हमने भुगता लिए धरने। वो चाइना के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहे थे और वो बार बार उनका आ रहा था कि कैंसिल हो गया पहला, लेकिन धरने जो 4 महीने चलते रहे और हमें बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी तो कि हम उनको कैसे बुलाएं यहाँ पे इन धरनों में। बहरहाल पाकिस्तान में वो आए और उसके बाद फिर जब वो यहाँ पाकिस्तान के अंदर आए तो सी पैक पे का एग्रीमेंट हुआ और उन्होंने खुद मुझे कहा उन्होंने कि जनाब ये तोहफा है, ये जो सी पैक जो है ये आपके लिए मिस्टर नवाज शरीफ, आपके लिए हमारी तरफ से, चाइना की तरफ से। हम तो चाहते थे कि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात और मजबूत हों। हर जगह पे हम ये बात करते हैं जी कि हायर देन दी हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड एंड डीपर देन दी डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड एंड स्वीटर देन दी स्वीटेस्ट हनी इन द वर्ल्ड। ये ताल्लुकात हमारे इस तरह के हैं। तो वो ताल्लुकात को और सीमेंट करने के लिए पाकिस्तान आए थे और हमने जो है ना वो उसके बाद जो है वो जब काम शुरू किया तो आप जानते हैं कि सी पैक के ज़रिए से फिर हमने पावर प्लांट्स मुल्क के अंदर बनाए, हमने सी पैक के ज़रिए से मोटरवेज पाकिस्तान के अंदर बनाई। खैबर पख्तूनख्वा में 2013 में उनकी गवर्नमेंट नहीं बनती थी अगर हम ना मदद करते। और हमने मौलाना फजल रहमान साहब को, जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बहुत मेरा उनके साथ एक बड़ा दिली लगाव ताल्लुक़ है, तो मैंने उनसे दरख्वास्त की। मैंने कहा मौलाना साहब, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि हम आप और बाकी लोग मिलकर यहाँ गवर्नमेंट बना सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर था तो वो मुझे मेरे पास तशरीफ़ लाए, तो मैंने कहा मौलाना साहब बिल्कुल मैं आपकी बात का एहतराम करता हूँ, लेकिन इस वक्त अगर जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है KPK में वो ये PTI है, तो गो उनके पास मेजॉरिटी नहीं है लेकिन सिंगल लार्जेस्ट वही हैं, तो उनको बनाने दें। हम मेरा ख्याल है कि ये इल्ज़ाम ना लें अपने सर पे कि हमने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को मौका नहीं दिया।
तो मुझे उन्होंने कहा कि देख लेना, ये फैसला आपका सही साबित नहीं होगा। मैंने कहा मौलाना साहब, मैं ठीक है, आपकी बात सही है अपनी जगह पे, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको मौका देना चाहिए। मेरी बात उन्होंने मान ली और वो हमने उनको मौका दिया। तो ये बिल्कुल रिकॉर्ड की बात है कि हमने जनाब जो है वो उस गवर्नमेंट को वहाँ बनने में कोई रुकावट नहीं डाली। एक मौका था कि आपको पता है कि एक वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने पूरे सारे सूबों में अपनी गवर्नमेंट बनाई थी। दूसरी गवर्नमेंट को, पार्टियों की गवर्नमेंट को उखाड़ के अपनी पार्टी की गवर्नमेंट बनाई, लेकिन हमने ऐसा काम नहीं किया। आज़ाद कश्मीर के अंदर उनकी गवर्नमेंट पीटीआई की, हमने उसको भी नहीं छेड़ा। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, हमने उसको भी नहीं छेड़ा। हमने उसको भी कहा, बल्कि हमारे लोग मुझे मजबूर करते रहे कि जनाब बड़ा अच्छा साजगार माहौल है, हम यहाँ पे अपनी हुकूमत बना सकते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे मालूम है कि आप इस हुकूमत को उल्टा सकते हैं और अपनी हुकूमत बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस बात की इजाजत नहीं देता। नहीं बनाई हमने वहां पे गवर्नमेंट, उन्हीं की गवर्नमेंट को चलने दिया। तो हम अपना जो है ना वो, अगर वहां पीटीआई की गवर्नमेंट भी होती तो हम यही करते। ये हमारा एक असूल था कि ऐसे बगैर वजह हम क्यों छेड़छाड़ करें, छेड़छाड़ करें और मामलात को खराब करें। तो ये भी हमने वहां पे किया। लेकिन उसके बाद आना, मैं इस तरफ चाहता हूं, बहुत सारी बातें बीच में छोड़ रहा हूं, मिस कर रहा हूं, और सिर्फ चंद चीदा मैं, मुमकिन है मैं आइंदा 28 तारीख को जो हमारा जनरल काउंसिल का इजलास होगा उसमें शायद कुछ तफसील से बात करूं, लेकिन आज मैं समझता हूं कि मैं उन सब चीज़ों को छोड़ के मैं इस पे आना चाहता हूं कि मुझे बताया जाए, एक 3 बंदे बैठ के 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करने वाले वज़ीर आज़म को फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। किसी दुनिया के मुल्क में वज़ीर आज़म या सदर जो है वो जज से नहीं निकाल सकते, नहीं निकालते, ना निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक छोटे से मामले में कि बेटे से तुमने तनख्वाह नहीं ली, तनख्वाह भी कितनी, 10,000 रियाल तनख्वाह नहीं ली आपने। भाई नहीं ली तो और भी अच्छी बात है, नहीं ली तो इसमें बुरा क्या है? अगर ली होती तो फिर तो चले, आप फिर भी पूछते मुझे, ली नहीं है तो उस पर आप वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई कर रहे हो, फिर फॉर लाइफ कर रहे हैं। यार कोई इसका कौन जवाब देगा? मुझे बताएं जरा, मैं बार बार जवाब पूछता हूँ। सियासत जो है ना वो आखिर किसी असूल के साथ ही करनी चाहिए। तो मेरा पूछने का ये हक है और ये हक मैं रखूंगा अपने पास ता दमे मर्ग। निकालने के बाद फिर वहां नहीं रुकते, इसको तो सदारत से भी, पार्टी की सदारत से, नवाज शरीफ को पार्टी की सदारत से भी हटाओ, वो भी उन्हीं का फैसला आता है कि हटाएं, आपका फैसला नहीं आता। इस CWC का, जनरल काउंसिल का या पार्टी का फैसला नहीं है, वो फैसला सादर कर रहे हैं आपकी जगह पे। आपको क्या इख्तियार है भाई? क्या मुझे पार्टी की सदारत से आप हटा रहे हैं? उसके बाद फिर अपना वो भी नहीं, अच्छा भी इन नैब का जो जज है इसको और दिया जा रहा है कि 6 महीने में इस जाली का फैसला करे, और जस्टिस इजाजुल हसन को उसका मॉनिटरिंग जज बना दिया। तो हमें पूछते हैं, बेटे तक तनख्वाह नहीं ली, डालो जेल में, डिस्क्वालीफाई करो। छोटी अपने जो ये आपके एसेट्स और आपके जो असासे और आपके जो अखराज है उन्हीं आपस में मिलते, नैब में केस भेजोगे। 150 पेशियां भुगती जा रही है, मैंने भी और ये मरियम भी जो यहां बैठी हुई, इन्होंने भी भुगती 150 पेशियां वहां भुगती। तो मैं ये भी नहीं पूछ सकता कि भी बताएं ये फिर जज साहब ने क्यों इस्तीफा दिया? जनाब चीफ जस्टिस बनने वाले जज ने वक्त पहले इस्तीफा दे के वो भाग गए, क्यों भागे? पूछा जाए। जज जो थे, जो
जो फारिग किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के, मज़ाहिर नकवी साहब, भाई आपने जायदादें बनाई थी, आपने अभी तक कोई उनके सामने लाए ना, कोई मुकदमा चलना चाहिए आप पे, पता तो लगे कि आपने ये गलत तरीके से सारा कुछ बनाया और आपको आप भी नैब के अंदर डालना चाहिए। आप भी नैब भुगते, हम सब ने नैब भुगती है और बेवजह भुगती हैं, बेवजह भुगती हैं। सबके झूठे केसेस थे जो आज एक्सपो हो रहे हैं, बारी बारी हुए या नहीं हुए, हमने बेवजह भुगते हैं, लेकिन हमारी हुकूमत भी हमसे छीनी गई। और हमारे कुछ सेनेटर भी यहाँ पे शायद मुमकिन है एक दो वो बैठे हों जिनको कहा जी कि ये पार्टी इनको टिकट दे ही नहीं सकती क्योंकि इनके दस्तखत नवाज शरीफ के दस्तखत है। तो नवाज शरीफ साहब चूंकि सदर नहीं रहे, लिहाजा इनको हम नहीं मानते इनको, मतलब ये कि दो टूट जाएंगे बंदे उनसे, लेकिन वो टूटे नहीं, वो साथ थे। और आप भी माशाल्लाह जेलें भुगती हैं, सजाएं भुगती हैं, मुश्किल भुगता है, अपने कारोबारी मामलात भुगते हैं, लेकिन आप भी अल्लाह ताला के फजल करम से पार्टी को कभी छोड़ने का कभी सोचा भी नहीं, बल्कि आपने यही सोचा हो कि पार्टी छोड़ने से बेहतर है जेल से, एक तरह से जाने से बेहतर है कि जेल से हमारी जो ना वो लाश जाए। मैं समझता हूँ, जज्बात को समझता हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे आपको सबको खराज तहसीन पेश कर दी, लेकिन मैं अब उस बात की तरफ मैं मुख्तसर करते हुए दोबारा आता हूं कि फिर क्या हुआ कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की गई, उसको निकाला गया और फिर उसके बाद क्या हुआ। जज शौकत सदीकी साहब कहते हैं कि मेरे पास ये जर्नैल आए और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को और मरियम को आपने अंदर रखना है जेल में, बाहर नहीं आने देना, बोल पड़े वो। इसका भी कोई किसी किनारे ये बात सारी लगनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हम सिर्फ वो अकाउंटेबिलिटी का मुतालबा करते जिसने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया है। जिन कामों ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया है, क्या उन सब चीजों की अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? हमारी भी हुई है और सियासतदानों की हुई है, लेकिन जो बाकी लोग इनमें मुलव्विस हैं उनकी क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। और खुद उन जजेस की भी होनी चाहिए जिन्होंने ये फैसले दिए। आप देखें उठा के, उन्होंने साकिब निसार साहब की ऑडियो लीक है, ऑडियो लीक, और मैं उसको मेरे पास महफूज है वो, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम इमरान खान को लाना है, नवाज शरीफ को और मरियम को हमने जेल में रखना है और उसको लाना है। ये ऑडियो लीक मेरे पास है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये बातें कर रहा है। बताएं जरा मुझे कोई बताए कि क्या इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? ये सब बातें हैं जो ठीक होंगी तो ये मुल्क ठीक होगा। अगर अकाउंटेबिलिटी होती रहती और पिछले 70-75 सालों से होती रहती तो आज हम एक डिफरेंट कौम होते, आज डिफरेंट पेडेस्टल पे होते। तो ये इन्होंने और मुल्क का बेड़ा गर्क किया, इन्होंने ऐसे बंदे को लेके आए जिसने और तबाही मचा दी। मुझे जरा कोई बताए, मैं पूछना चाहता हूं अपने, आप बड़े समझदार लोग बैठे हुए हैं, हर चीज की कीमत हमारे दौर में जब तक मैं वज़ीर आज़म था बिल्कुल मुनासिब सतह पे थी, चाहे वो बिजली है, चाहे वो गैस है, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो डीजल है, चाहे वो दीगर अपना ज़रूरत ज़िंदगी की आटा है। डॉलर बिल्कुल 104 पे रहा, पिछले पूरे 4 साल 104 पे रहा। बैठे हैं डॉक्टर साहब, पूछ लें यहाँ, इन्होंने माशाल्लाह उसको जिस तरह से रखा, इकोनॉमी को संभाल के रखा, और फिर इन्फ्लेशन एक तारीखी सतह पे था कि जो इतना लो था इन्फ्लेशन,
मुल्क तरक्की कर रहा था, इंटरेस्ट रेट 5% पे आ गए। डॉक्टर साहब 5%, 5.25% पे इंटरेस्ट रेट, आज कितने पे है? 22। और मुझे ये अच्छा, मुझे सिर्फ एक सवाल और नहीं, मैं नहीं पूछना चाहता, मुझे ये बताया जाए कि नवाज शरीफ के ज़माने में तो सब ये थी, ये हालात थे, कब ऊपर चढ़ना शुरू हुए हैं? और ये जो पिछला दौर हमारा जो दूसरी हुकूमत का गुजरा है, उसमें कितने जंप्स आए हैं रेट्स में? बस ये सवाल पूछना चाहता हूं ताकि पता लगे कौम को कि किसके दौर में लोगों की जिंदगी जो है वो अजीरन हुई है। कौम को भी ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, और मैं इस हक में हूं कि मैं अपनी कौम से ये सवाल पूछूं कि आप वोट देते वक्त क्या ये सोचते हैं कि नवाज शरीफ की कारकर्दगी क्या थी और मुखालिफिन की कारकर्दगी क्या थी? जरा सोचते हैं आप? सोचते हैं कि नवाज शरीफ के दौर में कीमतें क्या थी और आज के दौर में कीमतें क्या है? नवाज शरीफ के दौर में बिजली की कीमत क्या थी और हमारे मुखालिफिन के दौर में बिजली की कीमत क्या थी? सोचते हैं? मैं कौम से ये सवाल पूछता हूं और कौम को ये जवाब जरूर देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। मुझे थोड़ा सा गिला कौम से भी है, बिल्कुल मैं दिल की बात कर रहा हूं, मुझे गिला कौम से भी है। और फिर एक वज़ीर आज़म को झूठे केस में बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में फारिग कर दिया जाता है और कौम खामोश बैठी रहे, ये भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहरहाल मैं इस वक्त अपनी बात को यहाँ तक ही महदूद करूँगा। और आज जो है वो महंगाई में कमी आई है। शहबाज शरीफ साहब माशाअल्लाह दोबारा अपने मनसब में बैठे हैं, आपकी पार्टी का वज़ीर आज़म है माशाअल्लाह जी, मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म है, बेहतरीन माशाअल्लाह कारकर्दगी कर रहे हैं, पूरा दिन रात एक कर रहे हैं और दिन रात कौम के लिए जो है वो वक्फ किया हुआ है। और इतनी मुश्किलों के बावजूद बहुत बड़ा हौसला है शहबाज शरीफ साहब का। मैं भरपूर दिल की गहराइयों से इनको दाद देता हूँ, आप भी मेरे साथ मिलकर दाद दें। जिस हौसले, अज़म, बुर्दबारी, जुर्रत, बहादुरी के साथ ये हालात का मुकाबला कर रहे हैं, इंशाअल्लाह दिन बदलेंगे, हालात ज़रूर बदलेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि नीयत नेक है, नीयत इनकी नेक है, इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे। मैं समझता हूँ जी कि अल्लाह ताला इनकी मदद करे, आप सब की भी जो उनकी काबीना के मेंबरान उनकी भी मदद करे, और अल्लाह ताला पंजाब में भी मरियम नवाज शरीफ की मदद करे। इनके तमाम कैबिनेट के लोगों की और तमाम जो लोग इनकी मदद कर रहे हैं उनकी भी मदद करे, और अल्लाह ताला ऐसे जल्दी हालात पैदा करे कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो उनकी ज़िंदगियों में आसानी पैदा हो, आसानी आए, वो गुर्बत से बाहर निकलें, मुश्किल दौर से बाहर निकलें। और मुझे मरियम बताती हैं माशाल्लाह कि जब जिस चीज़ की तरफ ये काम करती हैं उसमें पहले से ही शहबाज शरीफ साहब का सामने काम नज़र आता है। तो ये बहुत अपना जो है वो शहबाज साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह सूबे में काम किया जो कि मरियम के लिए एक रहनुमाई का दर्जा रखती। तो आप सबका जी बहुत बहुत शुक्रिया। बातें तो बहुत हैं करने वाली, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह फिर सही। तो आपने जो आज फैसले किए हैं जी वो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। मैं शहबाज साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने अल्लाह के फजल करम से वो मुस्लिम लीग नून का झंडा उठाए रखा और
जो है वो पार्टी को माशाल्लाह मुत्तहिद रखा और जो भी खिदमत हो सकी पार्टी के लिए उन्होंने की और अमानत बहुत संभाल के रखी है। अब अगर मेरे पास अगर ऐसी कोई मुझे अमानत अगर सौंपी गई तो मैं भी उसका उसी तरह से ख्याल करूंगा जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने ख्याल किया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे।